बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ैसला, अहम तरीन फ़ैसला, एक तारीख़ी फ़ैसला आ चुका है। वो मैंने वीडियो भी की, आपने सुन भी लिया, आपको पहले से ही मालूम है। माशाल्लाह आप सारे न्यूज़ लविंग लोग हैं, न्यूज़ सेंस है आप लोगों का इस हवाले से। अब जो मैं ये वीडियो करने लगा हूँ, जो आपने थंबनेल पे भी देखा, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि नकवी साहब ये वीडियो आपको पहले करनी चाहिए थी। नहीं जनाब, ये वीडियो जानबूझ के मैंने इसी दिन के लिए रखी हुई थी। इस वीडियो में मैंने वो इंकशाफात करने हैं, आपको बताना है बहुत कुछ। इस वीडियो पर कुछ चीज़ें खुल के आपको बतानी हैं। और ये जिसका मैंने थंबनेल लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट गेम और इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम थी या अभी तक भी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि फ़ैसला आने के बाद ये चूँकि वो वज़ीर आज़म के तौर पे भी बहाल हो गए इमरान ख़ान साहब, तो बाकी वज़रा भी बहाल हो गए हैं। और इस लिहाज से वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट मैं आपके सामने उनकी पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि मैंने कल वफाकी काबीना यानी फ्राइडे को वफाकी काबीना और अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए हैं, जबकि शाम में कौम से मुखातिब होऊंगा। कौम के लिए मेरा पैगाम है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा। अब ये आखिरी गेंद उनकी क्या है, आखिरी गेंद से क्या मुराद है, उनके पास यही मैक्सिमम टाइम है, यानी अब से लेकर सैटरडे को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शॉर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, सैटरडे की सुबह 10:30 तक उन्होंने कहा कि जी आप इमीडिएटली बुलाएं इजलास। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देर करें तो सैटरडे की सुबह यानी 9 अप्रैल को सुबह 10:30, इससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा देर करने की कोई कोशिश करेंगे तो तौहीन अदालत लगेगी, स्पीकर पे भी लगेगी, बाकियों पे भी लगेगी, जिस तरीके से जो भी उनमें शामिल होगा। अब मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि इनके ऑप्शंस क्या हैं, कानूनी, आइनी, गैर कानूनी, सीधे पुट्ठे, क्या क्या ये कर सकते हैं और क्या क्या ये नहीं कर सकते, क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है आखिर क्योंकि उनको अपने जाने से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के आने पे गम है। ये असल में मसला ये है, उनको जाने की इतनी नहीं मसला, उनको शहबाज शरीफ के आने पे मसला है। शहबाज शरीफ को शेरवानी पहनते हुए देखने में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। वो जैसे होता ना, यहाँ को गले में कोई चीज़ फंसी है तो ये अटकी हुई है इस तरह से। अब आ जाए मेरे उस पहले हिस्से पर जिसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा। ये हिस्सा ये है जनाब कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत ने 2 दिन पहले अपनी एक वीडियो जारी की। उस वीडियो में उन्होंने बहुत ही अहम बातें की हैं। बाकी कुछ जगहों से आपने सुनी होगी उस वीडियो, मैंने ये पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के, ये वीडियो तो फौरी तौर पे आ जाती है, मेरे पास भी आ गई, लेकिन मैंने जानबूझ के इसी दिन के लिए इस वीडियो को बचाया और मैंने ये वीडियो करनी थी। और ये क्यों, आप शायद सोच रहे होंगे कि नकवी साहब आप इनकी वीडियो पे क्यों इस तरह से कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के तमाम हिस्से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये पहले आप ज़रा सुन लें उन्होंने कहा किया है, फिर उसके बाद मैं डिटेल में इस पे तबसरा करके और आखिर पे मैं इमरान ख़ान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो तमाम ऑप्शंस, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की तरफ से, कमेंट्स में भी बाकी भी, वो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नकवी साहब अब ये क्या कर सकता है, यानी ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, अब ये क्या कर सकते हैं, अब इनके ऑप्शंस क्या हैं, अब क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ ये वो मैं सारी चीज़ें खुल के डिस्कस करूंगा। पहले आप ये जरा वीडियो सुन लें, फिर उसके बाद मैं खान साहब आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैं तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हुए जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं।
बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो क्या बता चाहिए। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है, लिखाया गया वो खत असद साहब से, और शामिल मुखर्जी को शामिल। चुप हो तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत करने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा पाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा पाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट हमारे सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो जरा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना हम उसके साथ। अच्छा जी, अब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने 2-3 बातें इसमें बड़ी अहम की हैं। एक तो वो गद्दार वाली बात, खैर वो तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और साथ ये भी कहा कि पहले मैंने वोट नहीं दिया था और अब मैं इनको वोट दूंगा। अब वो मौका आ गया है कि अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ वोट देने जाते हैं या नहीं जाते। दूसरी बात उन्होंने जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक़ कही कि आप जनरल बाजवा साहब को हटाना चाहते थे। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हों कि जनाब उनकी क्रेडिबिलिटी, जैसे पीटीआई वाले अपने कह रहे हैं कि जी उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या है, वो तो अपना वो ख़ुद भी इतने क्रेडिबल नहीं हैं, वो तो झूठ बोल रहे हैं, ये है वो सारी बातें ठीक हैं। हो सकता है डॉक्टर आमिर लियाकत की क्रेडिबिलिटी ना हो, आप कहते हैं, और आप कोई मैं भी उस सिलसिले में आपसे कोई बहस में नहीं उलझना चाहता, लेकिन अब बात यह है कि सिर्फ क्रेडिबिलिटी की बात नहीं होती। अगर कोई बंदा बात कर रहा है और उससे पहले हमने सुना कि जनाब बात प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कहते प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तक कह चुके हैं, आप अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में उन्होंने कहा कि देखें जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके से खालिद बिन वलीद को हटा दिया था, और वो आप देख लें इतने बड़े अच्छे कमांडर थे और किसी ने उफ़ तक नहीं की, तो ये वो इस तरह ये मुख्तलिफ़ जगहों पे वो कह चुके हैं। दूसरा, अब एक और तकरीर में वो कह चुके हैं कि ये कोई ज़रूरी है कि आप सीनियर मोस्ट को लगाएं, आप जूनियर को भी लगा सकते हैं अगर वो मेरिट पे आता है, अगर वो सीनियर मेरिट पे नहीं आता तो उसमें। तो बात ये है कि ये आमिर लियाकत की बात नहीं है, डॉक्टर आमिर लियाकत की, बल्कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुतअद्दिद बार ये ऐसी बातें कर चुके हैं। और तीसरी बात ये है कि जो सोर्सेज बता रहे वो भी बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज हैं, और वो जो समरी और वो जो ड्राफ्ट, वो सारा कुछ जो तैयार हो चुका था और ये साइन करने वाले थे, वो ड्राफ्ट भी बड़े घर पहुंच गया। फिर वहाँ से जो कुछ हुआ वो मैं आपको फिर ये अमानत रही आपको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत सारी चीज़ें वो खोलूँगा। फिर उसके बाद जनाब ये भी हुआ कि मैंने बताया कि कौन से वो वज़ीर साहब थे, वो फिर चुप कर रहे हैं, चुप कर गए हैं, शेख रशीद साहब, जिनके बारे में ये भी आई ख़बर, और मैंने ख़बर सबसे पहले दी थी और फिर उसके बाद नाम तब बताया था कि जब फैसल करीम कुंडी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनका नाम बता दिया कि वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं उनको जो है ना इस तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर शेख साहब ने वो रिकॉर्ड करके तो बड़े घर भिजवा दी, और ये फिर सारी चीज़ें, तो मामलात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये तो बात ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने, अंदर जानने वालों ने ये भी कहा कि जी 2 समरियाँ साइन हुई थी, एक असम्बली तोड़ने वाली और एक जनरल बाजवा साहब को टर्मिनेट करने वाली, वो दोनों समरियाँ इनके पास थीं। अब मसला ये है कि खान साहब क्या करना चाह रहे थे, वो फिर आपको पता है वो नहीं किया, इस वजह से कि उनका वो क्या कहते हैं कि इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, बहुत सारी बातें होती हैं ना, बंदा अफोर्ड कर पाए तो तब है। उसके बाद उनको पता है कि यार अडियाला, फिर गर्मी शर्मी भी बहुत है, फिर मच जेल या ये इस तरह की चक्कर हो जाए या कोई कोड लखपत, तो फिर बड़ी गर्मी और मच्छर शच्छर भी, और ये फिर सूरत हाल का तो पता होता है। तो अच्छा, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने कहा कि आपने फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। भाई ये आपके अपने MNA हैं, दोबारा वो बहाल हो गए हैं और अब भी वो कौमी असम्बली के हैं और PTI के MNA हैं डॉक्टर आमिर लियाकत। अब कोई मुझसे पूछे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे होंगे ना, वही क्वेश्चन मेरे जहन में भी आ रहे हैं। कोई आपसे ये पूछे कि जनाब कि ये बात सुने कि आमिर लियाकत साहब के पास इस तरह की ख़बरें कैसे आ गई, इस तरह ख़बरें आ जाती होती हैं।
उसकी वजह यह है कि आमिर लियाकत जब असम्बली के सेशन अटेंड करता है तो उन्हीं के साथ ही बैठता है, ठीक है ना। जब असम्बली के सेशन जब पार्लियामेंट लाजिज़ में होता है तो एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं, फिर बहुत सारी बातें खोलती हैं, फिर मिनिस्टरों के साथ भी होती हैं और ये सारा कुछ, और ये बहुत सारी चीज़ें खोलती हैं, ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं। जब अपोजिशन वालों को ऐसी बातों का पता चल जाता है तो फिर PTI के अपने लोगों को क्यों नहीं पता चलता, वो पता चलता होता है, वो ख़बर आ जाती होती है उस तक। और जब जहाँ तक उन्होंने बगावत की बात की है तो जी हाँ, ये बिल्कुल अथेंटिक सोर्सेज ने बताया था, और ये एक वीडियो में मैंने भी बताया। उस वीडियो पे कुछ लोगों की तरफ से एहतजाज भी आया था मुझे कि ये बिल्कुल इस तरह से बगावत, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो खान साहब ने भी उनको इस तरह का टास्क दिया था, लेकिन वो टास्क नाकाम हुआ है, वो बहुत सारी हद तक। और वो जनरल बाजवा साहब की बहुत ग्रिप थी अपने इदारे पर, और उन्होंने बहुत ही इन टाइम जो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस कर दी, उस तरीके से उन्होंने उनकी ग्रिप और भी मजबूत हो गई। ये बताया गया था बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज से कि जी ये ड्यूटी लगा दी गई है, और ख़ुसूसन मिसाल भी दी गई थी कि देखें नवाज़ शरीफ साहब ने तो वो जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया था तो उनके पास टाइम कोई नहीं था, उन्होंने बस जल्दी जल्दी में लगाया, और उससे पहले उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। तो इस वजह से आप थोड़ा सा होमवर्क करें तो फिर इसका मतलब है कि मैं अगर अनाउंस करूं तो किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है कि आप इस तरह से इदारे के अंदर कोई अगर मुबैना तौर पर बगावत कराना चाहते हैं। ये मैं पहले इशारों किनारों में वीडियोज़ 2-3 की थी, लेकिन अब की बार इस वजह से कि आपके अपने MNA कह चुके हैं कि आप जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे और आप जो है ना पाक फ़ौज में बगावत कराना चाहते थे, आप एक कोर कमांडर को सामने लाना चाहते थे, इस तरीके से आपने। और मैं आपको पिछली मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ, और साथ ही मैं दुआ भी करा चुका हूँ। और आप देखें जो आज फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला एक इस तरह का है, कानून और आइन, ये बच्चे को भी पता था। खदशा इस वजह से था चूँकि प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा जुडिशरी पे, उस प्रेशर को अवॉइड और डाइवर्ट करने के लिए कि जी जुडिशरी अपना आज़ादाना ज़हन इस्तेमाल करके आज़ादी से साफ शफाफ तरीके से फ़ैसला दे। उसमें बहुत सारे फिर फैक्टर्स हैं जो बाहर की क़ुव्वतें हैं, मसलन एक जुडिशरी है ना, उस पर गर्म हवा आ रही है, उस गर्म हवा को रोकना होता है। जुडिशरी है उस पर प्रेशर आ रहा होता है, और अपना आज़ादाना फ़ैसला न करने के लिए या किस झुकाव को उसको रोकना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने पिछले बहुत सारे दिनों से बहुत ही एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है। मेरी मुतअद्दिद वीडियोस गवाह हैं, और अगर वो पॉजिटिव किरदार, जैसे खान साहब ने कहा था ना, आप तो मैं खान साहब को उनका अपना एक याद दिलाता हूँ ना कॉल, और खान साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा एक बहुत ही जमहूरी आदमी हैं और वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। खान साहब ये हम आपकी गवाही देते हैं कि अब तक जो है ना जनरल बाजवा साहब वाकई आपने इनको ठीक पहचाना था, जमहूरी आदमी हैं और वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये खान साहब ने खुद कहा हुआ है, और वो उस वक़्त तो वो ये भी कहा था कि वो न्यूट्रल हैं, बाद में न्यूट्रल उनको जानवर लगने लगे। तो खैर अब बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, और मैं मज़ीद भी फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके साथ खोलूँगा। अब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने और जरदारी साहब की भी तारीफ़ की, हो सकता है क्या पता यार, हर बंदा होता है ना तारीफ़ करता है कि वो आसिफ अली जरदारी नहीं है, वो आसिफ अली बेदारी है, और इस तरह की और भी बातें की हैं बहुत सारी। उनकी वीडियो और भी लंबी थी, मैंने उसको ज़रा मुख्तसर वर्जन आपको दिखाया है, तो बहुत सारी बातें की हैं। हो सकता है वो अपना कोई दाल गलाने के चक्कर में हो पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो भी हर किसी को अपना राइट है कि अगर कोई आ गया, आप खुद समझदार हैं, आ जाएं जनाब। इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं, इमरान खान साहब के साथ पास कितना कुछ टाइम है। अब आप देखें, अब अगर ये यहाँ पर रात के 1:15 बजे हैं, तो आप शायद वीडियो जब देख रहे होंगे तो फिर और भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो उनके पास तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 48 घंटे से भी कम का टाइम है, क्योंकि कल रात को जब 1 बजे होंगे तो वो 24 घंटे उनके पास वो 24 हो जाएंगे, और उससे ऑनवर्ड आप 10:30 बजे तक तो बुला नहीं, आपको हो सकता है कल भी इजलास बुला लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि आप विद इमीडिएट इफ़ेक्ट इमीडिएटली बुलाएं। मैक्सिमम आप डिले कर सकते हैं तो सैटरडे की सुबह 10:30 बजे तक 9 को, ठीक है जी, कल 8 है और परसों 9 है, तो खान साहब के पास 48 घंटे भी नहीं हैं। तो इन तकरीबन जितने घंटे भी 30 घंटे या 36 घंटे या जितने भी उनके पास हैं,
ये आप ख़ुद हिसाब कर लें जब आप वीडियो देख रहे हो तो इनमें वो क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी आप नकवी साहब देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात जो फ़ैसले में अहम है, फ़ैसले में मैंने आपको बताया कि पहले कासिम सूरी साहब का वो जो था डिप्टी स्पीकर का, वो कासिम सूरी का उन्होंने रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वाइड करार दे दिए, सेट असाइड किया है, गैर आइनी हो गई। दूसरा, उस रूलिंग के बाद जो मशवरा दिया गया सदर को असम्बली तोड़ने का वो ख़त्म हो गया, और सदर ने जो असम्बली तोड़ी वो ख़त्म हो गया। जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए सारे स्टेप्स किए वो ख़त्म हो गए। ये समझ आ रही है ना आपको ना। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी लिखा कि आप असम्बली का इजलास, जो असम्बली है नेशनल असम्बली, वो बहाल हो गई। अपना प्राइम मिनिस्टर बहाल हो गए, प्राइम मिनिस्टर की काबीना, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, एडवाइज़र सारे उसी तरह बहाल हो गए जैसे 3 तारीख से पहले पे थे। अच्छा, फिर इसी तरीके से असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा, और मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आप सैटरडे को 10:30 पे बुला सकते हैं। और उसमें यह भी बताया गया है, फ़ैसले में पाबंद किया गया है कि जब तक उस पर अदम एतमाद की वोटिंग नहीं होती तब तक आप उसको, या वो वोटिंग रिजेक्ट हो जाती है या एक्सेप्ट हो जाती है, जब तक वोटिंग हो नहीं जाती तब तक आप उसको मुलतवी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक और भी शर्त है कि अगर वोटिंग हो जाती है और वो सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि अदम एतमाद के हक़ में वोट पड़ जाते हैं, जो कि 100% का भी इम्कान है, और वो लोग अपोजिशन वाले अदम एतमाद को कामयाब कर देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले में लिखा हुआ है कि फिर इसको नहीं आप मुलतवी कर सकते, भले वो एक दिन के लिए मुलतवी हो जाए जितना, लेकिन इसी प्रेजेंट सेशन में कौमी असम्बली का जो सेशन चल रहा होगा, इसी से नए कायदे ईवान का भी इंतखाब होगा। पहले तो हमने ये सुना था ना कि इस तरह की भी बातें हो रही थी कि अगर अदम एतमाद की तहरीक मेरे ख़िलाफ़ कामयाब भी हो जाए तब भी स्पीकर 1 महीने तक मुलतवी कर दे, ताकि शहबाज शरीफ को जब बनाना हो तो उसके दरमियान गैप 1 महीने का आ जाए। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि असम्बली का यही प्रेजेंट सेशन जो होगा, यही जो है ना नए कायदे ईवान का भी इंतखाब यही करेगा। अब ये उसी दिन होगा या उससे अगले दिन होगा, इतवार को होगा या सोमवार को होगा, जो भी ये जो सेशन है ना, ये सेशन यही चलता रहेगा, और इसमें वो नए कायदे ईवान का भी हो जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़त्म हो जाएंगे जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाएगी। अच्छा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, उस दिन आपको याद है उनका एक शार्ट आर्डर आया था जब ये बिल्कुल तमाशा अरूज पे पहुंच गया था, और उन्होंने सुओ मोटो लिया था, और साथ ही अपोजिशन की एक पिटीशन भी दायर हो गई थी। उसमें बिल्कुल उन्होंने एक शार्ट आर्डर, उन्होंने लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, तमाम चीफ़ सेक्रेटरीज़ को, पंजाब के भी, यहाँ पर भी सेक्रेटरी दाखिला को, IG को, सबको कहा था अमन अमान को बरकरार रखें। साथ उसमें एक जुमला लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट का, किसी का भी कोई एक्शन होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, यानी इस कोर्ट के ऑर्डर का पाबंद होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर कर दे, कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कोई और कर दे, नहीं, वो पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेगा। इसी वजह से जब प्राइम मिनिस्टर को डी नोटिफाई किया गया, काबीना डिवीज़न ने कहा कि इमरान नियाज़ी अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, प्रेसिडेंट ने ज़बानी तौर पे तो कह दिया कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसका भी पता चलेगा, पता जाएगा कि जब ये रिजीम चेंज होगा आप किस हैसियत में सरकारी हेलीकॉप्टर, जहाज़ इस्तेमाल करते रहे, पेट्रोल इस्तेमाल करते रहे, PTV को इस्तेमाल में लाते रहे, लाहौर भी चक्कर लगाए, बाकी भी सरकारी प्रोटोकॉल सबको, ये किस हैसियत में लेते रहे। काबीना डिवीज़न ने तो आपका नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया था, और काबीना डिवीज़न ने वो नोटिफिकेशन दोबारा भी नहीं किया, और आप लोग ज़बानी कलामी चलते रहे। नोटिफिकेशन आपने इसलिए नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। इस आर्डर में, आज के आर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि कोई भी एक्शन, ये ज़रा पॉइंट नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कोई भी एक्शन, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल नहीं होगी। ये क्यों लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वही वाला है जो मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन बना रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि नकवी साहब ये बताएं ये क्या कर सकते हैं। भाई सीधी सी ज़रा खुल के बात करते हैं ना,
क्या ये किसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? इससे भी खुल के बात करते हैं। वही जैसे आपने देख लिया, आमिर लियाकत साहब से भी सुन लिया कि जी ये जनरल बाजवा साहब को टर्मिनेट करना चाहते हैं, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? या ये उनको डी नोटिफाई करना चाहते हैं, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? या ये को नई अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, किसी को नई अपॉइंट कर दें और ये फिर क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्या इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना। ये तो मेरा ख्याल है ये इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत हैं कि कोई भी अगर ऐसा काम करेगा तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछेगा, इजाज़त लेगा, तब उसके बाद कर सकेगा। ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे नहीं है कि आप उठ के उसी आर्डर के अंदर लिखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात कि अगर लिखा भी हो तो इनका तो कोई नहीं, इन्होंने तो कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ानी है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये 100% साबित हो गया है कि ये आइन शिकन हैं। इन्होंने आइन को तोड़ा था, इन्होंने आइन का सत्यानाश किया था। इसी वजह से वो जब रूलिंग ही सेट असाइड हो गई तो फिर ये आइन शिकन तो साबित हो गए हैं। तो अगर ये फिर भी भंड मारते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, कुछ लोग कुछ बहुत ही समझदार दोस्त हैं और वो मेरे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा नकवी साहब मुझे तो लगता है कि ये भंड मारेंगे। मैंने कहा सर बात ये है कि ये भंड नहीं मारेंगे। उसकी वजह ये है कि इतना सादा भी हमारा कप्तान नहीं है, इतना पागल नहीं है। उनको पता होता है कि जहाँ पर कोई मेरी दुम पे पैर आ सकता है, जहाँ पे मैं अडियाला जा सकता हूँ, जहाँ पे सब मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, अकेली कैद मुझे जो है ना भुगतनी पड़ेगी, उस तरीके से इतना सादा और इतना पागल नहीं है। वो बहुत अक्लमंद हैं, उनको पता है वो इस तरह की नहीं, वो बहुत सेफ़ गेम खेलते हैं। उनको बहुत ही कन्फर्म हो जाए कि अब गेम इतनी मेरे हाथ में है कि बिल्कुल सेफ़ है और मैं किसी चीज़ को भी उड़ा के रख सकता हूँ, तो फिर वो करेंगे। और उनको पता कि जी मेरी सेफ्टी करने वाले हैं वो फिर, लेकिन वो अभी सूरत हाल नहीं है। वो बहुत दूर की सोच रहे हैं और बहुत दूर की बात है, अभी वो सूरत हाल है ही नहीं। मुकम्मल तौर पर इस वक्त चीफ़ के यानी जनरल बाजवा साहब के सारी सिचुएशन अपने इदारे की भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कंप्लीट तौर पे उनके हाथ में है और कंट्रोल में है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर वो वाली बात है कि गीदड़ की मौत आए तो वो शहर की तरफ जाता है। ये वाली बात है कि जब इंसान पर बदबख्ती आई हो, जब इंसान के मुकद्दर फूटे हों, जब इस तरीके से तकदीर के किसी इस गलत तदबीर में आया हो, कोई पुठे मशवरे में चढ़ जाए और फिर अपने ही पैर पर लोग कुल्हाड़ी मारते हैं तो वो मार बैठें, तो मैं नहीं कहता। अदरवाइज़ ये ऐसी सूरत हाल। अब और कौन से ऑप्शंस हैं जनाब? और ऑप्शन ये हैं कि स्पीकर साहब को भी उसी तरह पाबंद किया गया है कि आप तो इजलास मुलतवी भी नहीं कर सकते कि जब तक वोटिंग आपने न करवाई। तो मकसद कहने का ये है कि स्पीकर ना इजलास मुलतवी कर सकता है और ना ही उस चीज़ को फिर रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि वोटिंग तो करानी होगी। साथ ही ये भी लिखा है कि जो कोई भी अटॉर्नी जनरल साहब वादा करके गए थे यहाँ अदालत के सामने, तो वो हुकूमत को वो वादा भी अपना निभाना पड़ेगा कि जो भी आना चाहता है वोट डालने के लिए तहरीक अदम एतमाद में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, किसी किस्म की उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको वो आने दिया जाएगा और हर किसी को वोट अपना कास्ट करने की मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी। ये भी लिखा है उस आज वाले आर्डर में भी लिखा है। ठीक है ना। उस दिन कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब हमें यकीन दहानी करवा के गए थे। तो अब स्पीकर साहब भी अगर कोई इस तरह की लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है तौहीन अदालत तो लगेगी, फिर बड़ा मामला जो है ना मुझे नहीं लगता ख़राब। हाँ, बाबा रवान साहब जैसे कोई पुठे सीधे मशवरे देने वाले, उनको कोई और पुठा मशवरा दें। मुझे हंसी आ रही थी, वो एयरवाई पर साबिर शाकिर साहब पुठे सीधे मशवरे दे रहे थे और वो बड़े बेचारे जो है ना नालां और बड़े बेचैन थे। मेरा ख्याल है मैंने PTI वालों से भी, यूथियों से भी ज़्यादा उनकी बेचैनी देखी है, क्योंकि उनको अपनी लगी हुई है भाई। वो जो इतना बड़ा मुबैना तौर पर टैक्स हड़प करके बैठे हैं, कौम के ख़जाने को चूना लगा के बैठे हैं, उनको पता है कि वो टैक्स तो हमें अब देना पड़ेगा। अब तो जब शहबाज शरीफ साहब आए या इस तरीके से, तो उन्होंने तो आइन कानून के मुताबिक चल के FBR को कहना है कि करो वसूल इनसे टैक्स, अरबों रुपए जो ये माफ़ करा के बैठे हैं और ये जो हड़प करके बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो कंपनियां आपने बनाई हुई हैं और पता नहीं कौन कौन सी और किस तरीके से आपने सूरत हाल कैसी कैसी की हुई है। यहाँ पे कोई 150 के करीब कंपनियां मुबैना तौर पे बनाई हैं और वो उसका भी हिसाब होगा। तो ये बड़े हिसाब किताब देने होंगे। इसी वजह से साबिर शाकिर साहब एक मशवरा दे रहे थे, पूछ रहे थे
थे किसी से कि जी अगर वो उस दिन स्पीकर बीमार पड़ जाए तो भाई, अगर स्पीकर के अगेंस्ट तो वैसे भी अदम एतमाद आई हुई है, जमा कराई है अपोजिशन ने। डिप्टी स्पीकर आएंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं आएंगे तो इजलास हर सूरत में होना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। फिर वो डिप्टी स्पीकर भी नहीं होंगे तो किसी और को डिप्यूट करेंगे, जैसे पहले भी फ़खर इमाम साहब करते रहे हैं। कोई और हो, असम्बली का कोई बंदा भी डिप्यूट हो के स्पीकर की तरफ से वो हो सकता है। ऐसे नहीं है ना कि आप कहें आप वो आज इस तरह की वो बनाने शुरू हो जाएं कि भाई वो जैसे बच्चा नहीं, वो एक लतीफ़ा हमें सुनाते थे कि किसी बच्चे वो स्कूल से लेट हो गई तो टीचर ने पूछ लिया कि भाई लेट क्यों हुए, तो उसने कहा जी कि बारिश हो गई थी उस्ताद जी और कीचड़ बहुत ज़्यादा था और मैं एक कदम आगे जाता था तो मैं 2 कदम पीछे गिर जाता था, फिर मैं 1 कदम आगे बढ़ता था तो मैं इस नतीजे में 2 कदम पीछे चला जाता था। तो फिर टीचर ने पूछा तो फिर आप पे पहुँचे कैसे हैं, आप तो 1 कदम आगे जाते थे तो 2 कदम पीछे, इस तरह से नहीं। उसने कहा सर बात यह है कि मैंने फिर आखिर पे ना घर की तरफ मुंह कर लिया, जब मैं उधर 1 कदम आगे चलता था तो मैं 2 कदम स्कूल की तरफ गिर पड़ता था। मैं इस तरीके से पहुंचा हूँ, गिरता उठता पड़ता। ये आपको चाहे स्कूल की तरफ मुंह करना पड़े चाहे घर की तरफ मुंह करना पड़े, इजलास तो अब होगा। और जिसने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की अचकन रह जाएगी, वो अचकन भी तैयार है, वो शेरवानी भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। वो उन्होंने पहननी भी है और आपने देखनी भी है और आपने सुलगना भी है और आपने दुख के अंदाज में जलना भी है। ये तो किस्मत में लिखा है, ठीक हो गया ना। अब अगर कुछ भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, असल में आपको मशवरा कौन देता होता है? ये मेरे व्यूअर्स जो है ना, बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोई खुशामद नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है बहुत संजीदा और बहुत सीरियस और बहुत ही सीनियर लोग हैं, बहुत मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी जगहों पे हैं, तो वो भी मेरी इस चीज़ की गवाही देंगे कि जब आप होते हैं ना बिल्कुल इस तरीके से, आपके इर्द गिर्द जो खुशामदियों का टोला होता है वो आपको कोई पुट्ठे मशवरे देते हैं। अब इसमें 2-3 तरह के हैं। एक तो कुछ वो लोग आपको पुट्ठे मशवरे देते हैं, गलत मशवरे, कि जिनसे आपने कोई गड़बड़ की होती है, वो इन लम्हात में आपसे बदला ले रहे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे भी ज़रा ख़बरदार रहें। दूसरे लोग वो होते हैं जिनकी सियासत दफन हो रही होती है, वो कहते हैं भाई कोई ऐसा रास्ता निकले कि यही जो सूरत हाल है कुछ प्रोलांग हो जाए। अब बाबर अवान को किसने बनाना है? एक बात है ना, किसने? उसकी तो सियासत वो फ़िलहाल तो दफन हो गई। फवाद चौधरी को किसने बनाना है? हमाद अजहर को किसने लेना है? ठीक, ये कुछ लोग ऐसे हैं ना, ये मैं ऐसे ही ना, शेख रशीद का किसने, उनकी दाल तो नहीं गलती, वो तो चुप हो गए अब, ठीक है ना, किसने वो करना है? तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको मशवरा देते हैं कि भाई हो सकता है कुछ और भी, ये तो मैंने सियासी लोगों का नाम लिया है, कुछ और गैर सियासी भी हैं, बस अब इतने तक समझ जाए ना। अब वो उनका भी वो स्टेक पे लगा हुआ है, दाव पे लगा हुआ है, रिस्क पे लगा हुआ है, सब कुछ, पूरे का पूरा कैरियर। तो अब वो लोग कहते हैं भाई यार कोई 1%, 0.1%, पॉइंट समथिंग अगर कोई गुंजाइश निकले, भले ये कुएं में भी गिर जाए, कोई ऐसी गुंजाइश निकले कि हो सकता है कि ये को प्रोलांग हो या हमारी दाल को गले, तो ऐसे लोग गलत मशवरे देते हैं। लेकिन जब बंदा फंसता है तो फिर साथ पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी नहीं होता। और ख़ान साहब ने भी यही किया। अब जिस खिफ़त का मुजाहरा और जिस शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा और जिस शर्मिंदगी और खिफ़त को फेस करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से, अब अगर फिर भी आप आखिरी बाल तक खेलना चाहते हैं और कोई पुठी सीधी शाट लगाना चाहते हैं या विकटें उखाड़ना चाहते हैं या इस तरह से, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह के आप एक्शन करना चाहते हैं, हाँ इस्तीफ़े आप अगर देना चाहते हैं असम्बली को, तो दैट इज़ नॉट इलीगल एक्शन, दैट विल बी कंसिडर्ड ए लीगल एक्शन। वो आपका राइट है, दिस इज़ योर प्रोगेटिव। लेकिन मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा, सर उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके कहने पे हर बंदा इस्तीफ़ा भी दे, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देगा तो वो डिसीट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 63 में ये नहीं लिखा कि अगर कोई पार्टी के रहनुमा के एडवाइस के बरअक्स अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देता तो वो डिसीट हो जाएगा। नहीं, उसमें तो 2-3 बातें और लिखी हुई हैं ना। उसमें तो वो ये है, इस्तीफ़े वाली बात नहीं। आप किसी को ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं दिलवा सकते, और ना ही इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं, और ना ही किसी को ज़बरदस्ती आप उसको डिसीट कर सकते हैं, क्योंकि इस्तीफ़े देने पे कोई डिसीट नहीं होता। तो बात यह है कि आप इस्तीफ़े दें। अच्छा, अब अगर आपने इस्तीफ़े दिए, आपके साथ जितने लोग भी इस्तीफ़े देते हैं,
जो आपके MNAs हैं आपकी पार्टी के, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं वो तो दे न दें, वो तो उनकी मर्ज़ी, शेख रशीद दे न दे इस्तीफ़ा उनकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपके लोग इस्तीफ़ा देते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ तो 130 देते हैं, 140 देते हैं, जितने भी लोग देते हैं, 100 लोग देते हैं, आपके कहने पे 10 लोग देते हैं, जितने भी देते हैं, उनकी सीटें खाली हो जाएंगी। इन सीटों से असम्बली की अक्सरियत पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही असम्बली नया कायदे ईमान भी चुन लेगी और यही असम्बली बिल भी पास करती रहेगी। सेनेट भी इंटैक्ट है, उसी तरह से सेनेट भी चलती रहेगी और सेनेट भी अगर जॉइंट सेशन भी करना हुआ तो वो भी करती रहेगी। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अगर इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन भी सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो, क्योंकि आपने भी तो सर देखें, आपने भी तो अगर ये ज़हनी इख्तराएँ और इस तरह के आपने मशवरे लिए होते और आपने हमारे लिए गरीब लोगों के लिए कोई काम किया होता तो आज ये आलम ना होता, आज ये दिन ना देखना होता, आज कंट्रोल टावर आपके साथ खड़ा होता, वो न्यूट्रल ना होता। आपने तो कोई किसी किस्म की कोई छोड़ी नहीं है ना, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा ना। आपने अगर आलू प्याज के लिए आप तो अब यहाँ तक कहने पे आ गए कि मैं तो आलू प्याज की तो कीमत देखने भी नहीं आया था, पता नहीं आप अमेरिका फ़तह करने आए थे, मुझे तो नहीं पता आप क्या करने आए थे फिर, जब हम तो गरीबों के लिए, हमें आलू नहीं मिल रहा, प्याज नहीं मिल रहा, आलू 100 से ऊपर चला गया है, टमाटर 300 से ऊपर चला गया है। अब ये आप देख लें, अब इसी तरीके से आटे को कहाँ चीनी को तरस रहे हैं, रोज़ेदार हैं बेचारे, वो शरबत पीते हैं, वो कहते हैं यार इतनी महंगी चीनी किस तरह से हम इस्तेमाल करें, घर में 10-10 लोग हों वो किस तरह से वो करेंगे। तो अब बहरहाल बात ये है कि अगर आपने इतनी सोच विचार हम जैसे गरीबों के लिए की होती और इस तरह की मुँहशुगाफियाँ निकाली होती और इसी तरीके के अटॉर्नी जनरल साहब को बिठा के और इसी तरीके के बाबर अमान साहब को बिठा के उनसे पुट्ठे सीधे मशवरे इस तरह से लिए होते कि यार मैं किस तरह से अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करूं, खुदा के लिए मुझे ये बताओ, तब तो मैं कहता हूं कि आप बहुत कुछ कर पाते। और अगर आपको अभी भी ये पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ग्रेस का तकाजा ये है, इज़्ज़त का तकाजा ये है, आप मैं समझता हूँ डिग्निटी का तकाजा ये है कि आप चुप करके अपोजिशन में बैठें। हाँ, आपको ख़दशा ये है कि आपने किसी की माँ नहीं छोड़ी, बहन नहीं छोड़ी, किसी की बेटी नहीं छोड़ी, आपने सबको जो है ना जेल में बंद कर दिया। किसी का बेटी का लिहाज नहीं, माँ का लिहाज नहीं, बहन को का लिहाज नहीं, सबको आपने जेल में बंद कर दिया और आपने इंतकाम की आग में जलते रहे। आज तक वो आपकी इंतकाम की आग जो है ना ठंडी नहीं हो रही। तो अब भी आपको पता है कि कानून और आइन अपना रास्ता लेगा। तो सर ये चीज़ें सियासत में आने से पहले सोची जाती हैं। ये सियासत एक आग का दरिया है और ये इसी तरीके से अबूर किया जाता है। अगर जरदारी साहब साल जेल में रह सकते हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रह सकते हैं, उनकी जो है ना बेटी जेल में रह सकती हैं, जरदारी साहब की बहन जेल में रह सकती हैं, उनको रात के 12 बजे यहाँ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से आप 12 बजे खींच के आपके लोग नैब के ले गए जेल। 12 बजे कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी? ये सिर्फ किसी को टार्चर करने के मुतरादिफ। कौन सी ऐसी क़यामत थी कि मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके निकल जाती और तब उनको गिरफ़्तार किया जाता या दूसरे दिन गिरफ़्तार किया जाता? नहीं, आपने वालिद के सामने मरियम नवाज को गिरफ़्तार किया कि किसी तरीके से इसका हौसला टूटे, किसी तरीके से इसको दुख पहुँचे, किसी तरीके से इसकी दुखती रग पे हम हाथ रखें और इनको साबित करें कि देखो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने हमने हथकड़ियाँ लगाई हैं ताकि जेल में ये तड़पता रहे। तो अब ये एक बात होती है ना, आखिर बशर की रिवायात है ना, आप किसी की बेटी के साथ अगर ये ऐसा करें, बेटों के साथ और बात होती है, बेटी के साथ और बात होती है। ये बशर की जो रिवायात है, जो हमीयत है, जो गैरत है, जो इस तरीके से वो तो सर अगर किया है और अब वो भुगतने का वक्त आ गया है तो उसी तरीके से, क्योंकि आप जब अपोजिशन में थे आपके साथ बहुत सारी कुव्वतें थीं। जब परवेज़ खटक साहब इस तरह से जनाब वो डंडे खा रहे थे और आंसू गैस, और आप यहाँ बनीगाला में पुशअप्स निकाल रहे थे, जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पुलिस आई और आप दीवार फलांग के नंगे पैर चले गए, इससे कबल आप धर्रों में देखें 3 साल तक आप मफरूर रहे, इश्तिहारी रहे, किसी की जुर्रत नहीं थी कि हुकूमत आपको हाथ लगाती क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें आपके साथ थीं। आज वो सूरत हाल नहीं है। तो सरकार भुगतो ना,
अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो ये तो नहीं है कि मीठा मीठा हड़प और फिर उसके बाद कड़वा कड़वा थू थू, नहीं, मीठे को एंजॉय किया है। और एंजॉय आपने भी सिर्फ नहीं, फरा तक ने एंजॉय किया है। हमारे पास आलू प्याज लेने के पैसे ना हों और देखें कि फरा खान कभी 2-2 2.5 करोड़ के बैग ले रही हैं, कभी 7-7 करोड़ की गाड़ियाँ की बुकिंग करवा रही हैं। फरा खान कभी दुबई में फ्लैट ले रही हैं, तो कभी DHA में 6 प्रॉपर्टियां ले रही है, तो कभी वो क्या पता नहीं बहरिया में 3-3 प्रॉपर्टियां, कभी UK की वो कंपनियां बना रही हैं और कभी एक ट्रांसफ़र के 3-3 करोड़ ले रही हैं। तो जब मैं और मेरे गरीब आवाम जब आलू और प्याज को तरस रहे थे तो उस वक़्त किसी की फ्रंट वूमन, सर ये तो होगा, फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और आप डिग्निटी से बैठे, फिर अपोजिशन फेस करें। फिर अगर केसेस भी, अगर आपके हाथ साफ होंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए भी वीडियोस कर रहे होंगे। हम कह रहे होंगे कि अगर किसी को अदालत ने ज़मानत दी है तो किसी पर इतना कमज़ोर केस क्यों बनाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।